ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी ना हम ईएनटी का जो टॉपिक है ना, डिजीज़ ऑफ नोज़ एंड पैरानेज़ल साइनसेस, ईयर मैंने करवा दिया था, लेकिन अभी इसकी लॉन्ग वीडियो इंशाल्लाह हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, पहले नोज़, थ्रोट और हमारे पास एसोफेगस और थायराइड वगैरह वाला रह गया ना, वो जल्दी से कवर कर लेते हैं। कोशिश करूँगा ईज़ीएस्ट वे में, और जिस तरह हमारे टीचर्स ने हमें नोट्स चार्ट्स वगैरह बनवा के दिए थे ना, उस तरह ही आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखेंगे, मज़ा आएगा। इसके अंदर हमने सबसे पहले एनाटमी शुरू करनी है। ठीक है, नोज़ के बारे में, उसके बाद फिजियोलॉजी, फिर डिजीज़। जिस तरह आपका ये चैप्टर है ना, सेम इसी तरह मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। बस आपने जल्दी से जब अपनी बुक को खोलने साथ नोट्स बनाते जाएँ, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि 1, 2, 3 वीडियोज़ के अंदर हम इसको पूरे नोज़ को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यूँ कह लें कि ये ईएनटी की एक तरह की जो है ना, वो हनीमून नाइट है कि आखिरी रातों में जो है ना, वो लोग जो पूरे सब्जेक्ट्स के साथ रातें गुजारते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मैं एनाटमी ऑफ नोज़ से शुरू कर रहा हूँ। ओके जी, तो एनाटमी ऑफ नोज़ में सबसे पहले आपको पता है कि नाक हमारा जो अल्लाह पाक ने खूबसूरत सा एक नाक दिया है, इसकी शेप किस तरह होगी? जिस तरह होता है ना, पिरामिडल इन शेप। ठीक? पिरामिडल इन शेप है एक हमारे पास, देखने में जिस तरह वो होती हैं नहीं, झोंपड़ियाँ होती हैं, अमूमन वो आपने जाए ना तो वहाँ पे बनी होती है, इस तरह करके एक ऑलमोस्ट मिलती-जुलती पिरामिडल इन शेप जो है ना, आपको नोज़ होगी। इसकी जो रूट है और इसकी जो हमारे पास बेस है ना, वो हमेशा बच्चे जो है ना कन्फ्यूज़ कर देते हैं। देखो, जहाँ से ये निकल रहा है ना छोटू-सा, ठीक है? ये इसकी होगी हमारे पास रूट, ठीक है? और जो इसकी नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आपके खूबसूरत से होंठ होते हैं ना, ठीक है? शराबी से होंठ, ठीक है? तो यहाँ की तरफ जो होगी ना, ये हमारे पास होगी इसकी बेस ऑफ द नोज़। तो अब इसको भूलना नहीं है। रूट ऊपर, बेस जहाँ पे बुनियाद है सारी की सारी इस झोंपड़ी की, वो हमारे पास नीचे होगी, ठीक है? अब इसके अंदर ना ओस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क के अंदर मैं आपको थोड़ी-सी बात बता दूँ। हम इस इंशाल्लाह बुक से मैं आपको एंड पे जो है ना, चैप्टर मुकम्मल होने पे पूरी चीज़ दिखाऊँगा। ओस्टियोकार्टिलेजिनस शेप के अंदर वो कह रहा है, इसके नोज़ के 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जी बोनी पार्ट्स, ठीक है? और एक हमारे पास होता है जी कार्टिलेजिनियस पार्ट। एक हमारे पास बोनी पार्ट हो गया, एक हमारे पास कार्टिलेजिनियस पार्ट। तो आप खुद देखें, जहाँ से इसकी रूट निकल रही है, वो रूट ही मज़बूत होनी चाहिए ना। तो रूट वाला हिस्सा जो होगा ना, वो इसका होगा बोनी पार्ट। तो इसको अगर मैं नोज़ को छुरी से यूँ कट कर दूँ, तो ये अपर 1/3 और लोअर 2/3, ये लोअर 2/3 है, ये अपर 1/3 पार्ट हो गया, ठीक है? तो जो बोनी पार्ट्स है ना, वो सारे का सारा अपर 1/3 इसका जो है ना, ये वाला हमारे पास हो जाएगा बोनी पार्ट्स। बाकी जो रह गया है कार्टिलेजिनियस पार्ट, उसके अंदर हमारे पास कोई बोन नहीं है, ठीक है? अगर आप अपनी नाक की हड्डी देखें, तो ये दरमियान में एक बोन नहीं है, लेकिन एक कार्टिलेज है जिसको आप हल्का-फुल्का हिला सकते हैं ना, ठीक है? तो ये कार्टिलेजिनियस पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास 4 तरह की जो है ना, उसको कार्टिलेजिनियस पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बुक के अंदर उसने लिखा हुआ, सबसे पहले हमारे पास होता है अपर लैटरल कार्टिलेज, ठीक? अपर लैटरल कार्टिलेज हो जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास होता है लोअर लैटरल कार्टिलेज, लोअर लैटरल कार्टिलेज। फिर हमारे पास होता है क्योंकि नाक है तो इसके ऊपर एलाज होती है, तो हमारे पास होता है लेसर एलर कार्टिलेज, लेसर एलर कार्टिलेज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सेप्टल कार्टिलेज। तो ये 4 जो है ना, वो हमारे पास कार्टिलेजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। अब इनके बारे में, तो इनको याद करने का जो है ना, एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक छोटी-सी डायग्राम अपने पास बना लें। लेट मी एडजस्ट इट यार, आज मुझे थोड़ा-सा सेटअप चेंज किया है, लेकिन बड़ा मसला हो रहा है ना, ठीक है? तो इसको याद करने का किस तरह तरीका है, ये आपका अगर खूबसूरत सा नोज़ है ना, ठीक है? ये है जी हमारा खूबसूरत सा नोज़, एक रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक तो हमारा हो गया बोनी पार्ट्स, ठीक है? उससे नीचे दरमियान में आपने सबसे पहले एक कार्टिलेज बनानी, जिसे हम कहते हैं सेप्टल कार्टिलेज। ये वाला आपका सेप्टल कार्टिलेज हो गया, ठीक? अब उसके बाद हमारे पास जहाँ से ये कार्टिलेजिनस पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपने 2 कार्टिलेजेस बना देनी है, ठीक? ये हमारे पास कार्टिलेजेस हो जाएँगी अपर लैटरल, यानी सेप्टम के दोनों साइडों पे है ना, तो इनको मैं कह देता हूँ अपर लैटरल कार्टिलेज, ठीक है? अब इसी तरह जो है ना, मैं रेड से बना देता हूँ बिल्कुल इसके नीचे 2 यूँ काट के कार्टिलेजेस, ठीक है? तो ये हमारे पास कौन-सी होंगी?
ये थी अपर लेटरल, तो इसके नीचे बिल्कुल कौन सी होगी, लोअर लेटरल कार्टिलेज। तो ये हमारे पास लोअर लेटरल कार्टिलेज हो गया, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे जो है ना वो छोटू सी एक कार्टिलेज बना दे जिसे हम कह रहे हैं कि लेसर एलर कार्टिलेज, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा लेसर एलर कार्टिलेज और ये दरमियान वाला हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज। तो ये आपको इस तरह अगर एग्जामिनर को बताएंगे तो उसकी आंख इंशाल्लाह ब्लिंक करेगी और आपको अच्छे नंबर वो देगा, ठीक है। भागना नहीं है, अभी मैं इसको वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अब नेज़ल ये तो होगी कार्टिलेजेस। यहाँ पे कुछ मसल आपने पढ़े थे हेड एंड नेक एनाटमी के अंदर, यहाँ पे कौन कौन से नेज़ल मसल्स होती हैं, तो वो भी मैं साथ लिख ही दूँ यहाँ पे। तो नेज़ल मसल्स के अंदर वो कह रहा है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमारे पास होता है प्रोकेरियस, ठीक है, नंबर 1 पे प्रोक्रियस, नंबर 2 पे हमारे पास होता है निज़ेलिस, नाक में ही जो है ना वो हमारे पास निज़ेलिस है, ठीक है। और हमारे पास होता है लिवेटर लेबाई सुपीरियोरर एलाकाई, लिवेटर लेबाई मतलब लब, क्योंकि होंठों के बिल्कुल ऊपर है ना, ठीक है। तो सुपीरियोरस, सुपीरियोरस एलाकाई, ठीक है। तो ये 3 मसल है। नंबर 1 पे PNL, ठीक है, क्या निमोनिक है, PLN हो गया, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यूं कर याद कर लो, या जिस तरह भी कोई निमोनिक है, ठीक है। इसको एक निमोनिक बना लेना और ये हमारे पास नेजल मसल आ गई। उसके बाद है नेजल स्किन, जो थिन ओवर द नेजल बोन एंड अपर कार्टिलेज एक स्किन सी आपको मिलती है ना, इसके ऊपर एक खूबसूरत सी नाक के ऊपर झिल्ली है, उसे हम कहते हैं नेजल स्किन। और यहाँ पे जो है ना वो इसने एलर कार्टिलेज को भी, अपर लेटरल कार्टिलेज को भी, लोअर लेटरल कार्टिलेज को और सेप्टल बोन को भी इसने कवर करना है। तो अभी मैं ना आपको बुक से साथ साथ बताता हूँ। ये देख लो, ये नेरीज हैं, नीचे बिल्कुल जहाँ पे ये मिला क्लोम्यूला है, यहाँ पे ये दरमियान में एक आपको ये लाइन सी नजर जिन्हें पेल्थ्रम कहते हैं। बाकी ये नोज़ के साइडों वाले इसे हम कहते हैं डॉर्सम ऑफ द नोज़, ठीक है। ये डॉर्सम हो गई, ये भी साइड से जो आपको नजर आ रहा है डॉर्सम, ये ऊपर, ये देखो ये रूट ऊपर है, बेस उसकी नीचे है। यहाँ पे जो है ना आपको नेज़ोलेबियल एंगल एक ग्रुप सा नजर आ रहा है, वो है सारे का सारा। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो जहाँ से ये बेस के ऊपर आ रहा है ना क्लोम्यूला, क्लोम्यूला के बिल्कुल नीचे ये देखो, यहाँ पे ये वाला क्लोम्यूला, उसके बिल्कुल नीचे पेलिथ्रम है। तो ये बातें आपको याद है। और यहाँ पे जब आप हंसते हैं तो एक यहाँ ग्रुप सा बनता है जिसे हम कहते हैं नेजो लेबियल फोल्ड सा आपके पास होता है, ठीक है। बाकी ये नेजो लेबियल एंगुलर, इसको याद रखना। यहाँ पे देखो मैंने आपको बता दिया लेटरल कार्टिलेज है, ठीक है, अपर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज, यहाँ पे हमारे पास फिर हमारे पास एलर कार्टिलेज, यहाँ पे बिल्कुल छोटू सी नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एलर कार्टिलेज की वो कह रहे हैं लेटरल क्रस होता है, मीडियल क्रस होता है, अगर किसी ने याद करना है तो कर ले। फाइब्रोफैटी टिश्यू फिर आपको नीचे मिल जाते हैं, और वहाँ पे दरमियान में बिल्कुल ये वाली सेप्टल कार्टिलेज उसने दिखाई हुई है साइड से आपको। तो ये थी इम्पोर्टेंट सी बात जो इसके बारे में। अब ये था हमने ऊपर ऊपर से एनाटॉमी देखा। अब मैं नाक को खोल रहा हूँ, अंदर से मैंने देखना है इसको, इसकी इंटरनल नोज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब हम नाक को खोलेंगे तो इंटरनल नोज़ में तो हमें 2 चीज़ें नज़र आएंगी। देखो, एक राइट साइड पे जा रही है ग्रूव, और एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे ग्रूव जा रही है, तो ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड मैं इंटरनल नोज को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल नोज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड इनटू दी लेफ्ट नेजल कैविटी, लेफ्ट नेजल कैविटी, और हमारे पास नंबर 2 पे होती है राइट नेजल कैविटी। तो ये 2 कैविटीज के अंदर आ गई। अब यहाँ पे ना ये कम्युनिकेट करती हैं विद एक्सटीरियर थ्रो नेरीज एंड विद द नेजोफेरेक्स थ्रो क्वाइना। मतलब कि ये जो राइट और लेफ्ट वाली है ना, ये आपस में आगे की तरफ जो है ना वो हमारे पास जो नेरीज है वहाँ पे जाके आपस में दोनों मिलती हैं, और पीछे में हमारे पास वो कह रहा है नेजोफेरेंक्स के थ्रू जो है ना, क्वाइना के थ्रू जो है ना पीछे नेजोफेरेंक्स की तरफ बढ़ती है। अब नोज के अंदर आपको वेस्टिब्यूल्स मिल जाते हैं। व्हाट इज वेस्टिब्यूल्स ऑफ द नोज? यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेस्टिब्यूल्स ऑफ द नोज के लिए। जब आप नाक को एंटीरो इंफीरियर देखेंगे ना नेजल कैविटी पे, तो वो सारे का सारा स्किन, सिबेशियस ग्लैंड, फॉलिकल और हेयर के साथ जो है ना वो मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि वेस्टिब्यूल ऑफ नोज के लिए एंटीरियर प्लस इंफीरियर जो है ना हमारे पास पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास क्या क्या चीज़ होंगी, एक हमारे पास होगा स्किन होगा, साथ में वो कह रहा है हमारे पास सिबेशियस ग्लैंड होंगे सारे के सारे, साथ में वो कह रहा है कि हेयर फॉलिकल्स आपको दिख रहा है ना, नाक के अंदर उमूमन वो बाल होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स, और वहाँ हेयर्स वगैरह आपको हेयर फॉलिकल्स और हेयर प्रॉपर हेयर वहाँ आपको निकलते हैं। तो ये सारे का सारा एरिया हमारे पास नेजल वेस्टिब्यूल। अगर मैं नाक को यूँ करके तो बिल्कुल ये नीचे वाली साइड का जो एरिया ना ये हमारे पास होता है नेजल वेस्टिब्यूल।
हाँ, इस डायग्राम में अंदर आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा। ये देख रहे हो, ये वेस्टिब्यूल नाक का जहाँ बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको हेयर्स और सीबेशियस ग्लैंड और फॉलिकल सारे के सारे मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास। यहाँ पे अब आपको क्या क्या चीज़, कुछ नेज़ल वाल्व होते हैं, कुछ नेज़ल वाल्व एरिया आपको साथ साथ दिख जाएंगे, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, फिर उसने कहा एक लफ्ज़ है नेज़ल कैविटी प्रॉपर के लिए, उसने कुछ लफ्ज़ यूज किया हो। ये था वेस्टिब्यूल। अब नेज़ल कैविटी प्रॉपर के लिए, नेज़ल कैविटी प्रॉपर के अंदर ना आपको एक लेटरल नेज़ल वाल्व नज़र आ रही है, एक मीडियल नेज़ल वाल्व नज़र आ रही है। तो दोनों में जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो मैं एक टैबुलेटेड फॉर्म में लिख देता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं। यार ये मेरा सेटअप आज पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा। एनीवेज गुजारा करो थोड़ा सा। अच्छा, हमारे पास है नेज़ल कैविटी प्रॉपर। इसके अंदर जो है ना वो दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास हो जाएगी लेटरल नेज़ल वाल्व, ठीक है, और एक हमारे पास हो जाती है मीडियल नेज़ल वाल। ठीक है, सबसे पहले हम लेटरल नेज़ल वाल की, यार खड़ा हो जाओ, क्यों तुम तंग कर रहे हो। अच्छा, लेटरल नेज़ल वाल के अंदर जो है ना वो हमारे पास वो कह रहा है कि टर्मिनेट, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो तीन आपके पास जो है ना वो टर्मिनेट कह लें कि, ठीक है, तो लेटरल नेज़ल वाल के अंदर जो मतलब जो नाक की लेटर, ये मीडियल है ना, ये लेटरल साइड है। यहाँ पे यूँ कह रहे हैं कि उसने कहा कि तीन हमारे पास जो है ना वो टर्मिनेट्स होती हैं। ठीक है, तो कहीं वो कहीं लिखा है फोर, लेकिन थ्री जो है ना वो टर्मिनेट्स होते हैं, जो कि कवर्ड किए जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। इनके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि स्पेस जो इन टर्मिनेट्स के नीचे आपको एक खाली जगह मिलती है ना, उन्हें हम कहते हैं मीएटस। ठीक है, ऊपर टर्मिनेट है, टर्मिनेट के नीचे म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली चली गई है, तो जो खाली जगह है उसे हम कहेंगे मीएटस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन्फीरियर टर्मिनेट हो गया, मिडिल टर्मिनेट हो गया, सुपीरियर टर्मिनेट हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना वो इन्हीं के नीचे जो जगह है मिडिल टर्मिनेट के नीचे मिडिल मीएटस है। ठीक है, इसी तरह आपको बाकी भी टर्मिनेट्स वगैरह मिल जाते हैं। ओके जी, अज़ान आ रही थी, इस वजह से वक्फा ले लिया। तो हम बात कर रहे थे लेटरल वाल ऑफ द नोज़। इसके ऊपर मैंने कहा था कि टर्मिनेट्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है ये, वो टर्मिनेट्स हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द लेटरल साइड, जो कि कवर्ड होते हैं बाय सॉफ्ट टिश्यू म्यूकोजा के साथ। ठीक है, इनके ऊपर हमारे पास वो म्यूकोजा की एक लेयर होती है। अब यहाँ पे इनकी टाइप्स क्या क्या थी हमारे पास, एक होता है सुपीरियर टर्मिनेट्स, एक होता है हमारे पास मिडल टर्मिनेट्स, और एक हमारे पास होता है इन्फीरियर टर्मिनेट्स। अगर आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊँ ना, आपका काफ़ी अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। ये वाला देखो, ये हमारे पास सुपीरियर टर्मिनेट है, ये मिडल टर्मिनेट्स है, और ये हमारे पास इन्फीरियर। ये देखो नेज़ल वार्ड में, तो मैं कह सकता हूँ 3 पेयर्स हैं, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, राइट पे, लेफ्ट पे, राइट पे और लेफ्ट पे। ठीक है, तो हमारे पास कुल 6 हैं, तो 3 पेयर्स हो जाएंगे। 3 पेयर्स ऑफ टर्मिनेट्स प्रेजेंट ऑन इन द नोज़, 3 ऑन ईच साइड। ठीक है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसी इन्हीं इनके ऊपर देखो ना, ये बोनी प्रोजेक्शन, और यहाँ के इनके ऊपर जो है ना एक म्यूकस की लेयर आपको नज़र आ रही है। अब इसके नीचे बिल्कुल जो स्पेस होगी ना, उसे हम क्या कहेंगे, उन स्पेस को हम कहेंगे मीएटस। ठीक है, तो इनके नीचे सेम इस तरह सुपीरियर मीएटस जो सुपीरियर टर्मिनेट के नीचे है, जो मिडल टर्मिनेट के नीचे उसे मिडल मीएटस, और जो इन्फीरियर टर्मिनेट के नीचे उसे इन्फीरियर मीएटस कहेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो है ना एंड ऑफ द नोज के ऊपर जहाँ पे हेयर फॉलिकल थे, उसे हम क्या कह रहे थे, वेस्टिब्यूल कह रहे थे। तो ये दोनों नाक के दोनों साइडों पे आपको बनाने होंगे। ठीक है, बनाने का अगर कोई पूछ ले तो क्या बना देना, वरना इतनी ज़रूरत नहीं होती, पता होना चाहिए। अब इनके बारे में जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इन्फीरियर टर्मिनेट्स हैं, ये वाला, ठीक है, इसको मैं रेड से लिखता हूँ। ठीक है, जो इन्फीरियर टर्मिनेट है ना, ये बेसिकली एक सेपरेट बोन है। यहाँ पे क्या चीज़ ओपन होती है, जो आई वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं ना वो बताएंगे। तो जो हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जाके ओपन हो रही थी नाक के अंदर, तो वो कहाँ पे हमारे पास ओपन हो रही थी, इन्फीरियर टर्मिनेट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ आँख से आ रही थी नेज़ोलैक्रिमल, ठीक है, तो वहाँ से सारा फ्लूइड लेके नाक से वो निकल के सारा फ्लूइड नाक से निकल रहा था ना। ठीक है, तो इन्फीरियर टर्मिनेट्स के क्या कहते हैं कि हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल जो डक्ट है ना, वो ओपन होती है। तो सबसे नीचे जाके आपने नाक को खोल देना है, बस। ये एक बात एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हमारे पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक वाल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेज़नर्स वाल्व होता है। तो इन्फीरियर टर्मिनेट के साथ ही हमारे पास हेज़नर्स वाल्व होता है, जो कि इसकी सिक्रीशन को बंद या खोलने की जब ज़रूरत होती है तो वो खोल देता, बंद कर देता, ये बात है। फिर हमारे पास जो है ना मिडल टर्मिनेट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिडल टर्मिनेट्स जो है ना बेसिकली यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ, यार मेरा व्हाइट बोर्ड क्यों इतना छोटा आजकल मुझे नज़र आ रहा है। असल में तुम थोड़ा साइड पे हो जाओ ना, ये अब ठीक है, कुछ ना कुछ जगह बन गई। ठीक है, तो मिडल जो हमारे पास टर्मिनेट है,
जो हमारे पास दरमियान वाला है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पार्ट ऑफ एथमाइडल बोन है। जो आई के बिल्कुल ऊपर हमारे पास एथमाइड बोन है ना, ठीक है, जो कवर कर रही है, तो एथमाइडल बोन का ये हमारे पास पार्ट है। ये एक एमसीक्यू है, मिडल वाला, दरमियान वाला, आंखें दरमियान में है ना पूरे फेस के, तो एथमाइडल बोन भी वहाँ पे। अब यहाँ पे लेटरल वाल में हमारे पास वो कह रहे हैं बेसल लेमिना के साथ अटैच होती हैं, वहाँ पे जो है ना ओस्टी ऑफ द वेरियस साइनसेस जो है ना ड्रेन करती हैं एंटीरियर टू द बेसिलर लेमिना कॉल्ड एंटीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनसेस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत से हमारे पास पैरानेजल साइनसेस जो है ना इसकी ओपनिंग वहाँ पे होती है। इसके फोकस को क्या है यार, ओके। और इसके अलावा वो इंटीरियर ग्रुप के जितने भी हमारे पास पैरानेजल साइनसेस है ना, ठीक है, वो हमारे पास मिडल टर्मिनेट के अंदर हमारे पास ओपन होंगे, ठीक। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि मिडल टर्मिनेट के बिल्कुल नीचे हम जो स्पेस थी उसे हम कह रहे थे मिडल मिएटस। बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है, ये जो मिएटस है, मिडल जो स्पेस है मिडल टर्मिनेट के नीचे हमारे पास मिडल मिएटस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बेसिकली एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए जो है ना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल, दरमियान वाले का काम ज़्यादा है, ठीक है। नीचे वाले के अंदर नाक की जो नेजल एक्टिमल डक्ट वो ओपन हो रही है, दरमियान वाले में हमारे पास क्या हो रही है, एंडोस्कोपिक सर्जरी जो है ना मिएटिस, जहाँ पे म्याऊं म्याऊं करती जो है ना स्पेस, नीचे मैंने कहा बिल्ली यहाँ पे आके बैठ जाती है, तो एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अनसीनेट प्रोसेस यानी हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। अनसीनेट प्रोसेस जिसको हुक लाइक स्ट्रक्चर, हाइटस सेमिल्यूनरेस, बेसिकली ये गैप है बिटवीन अनसीनेट प्रोसेस और बुल्ला एथमाइडाइलस। आज जिसने हेड एंड नेक पढ़ी है उसको पता होगा कि बुल्ला एथमाइडाइलस और अनसीनेट प्रोसेस के दरमियान जो है ना हमारे पास वो कह रहा है कि हाइटस जो है ना वो बेसिकली सेमिल्यूनरेस जो गैप है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो है ना वो स्पेस वो कह रहा है कि अनसीनेट प्रोसेस से लिमिटेड होते हैं, और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला समटाइम लैक्रिमल बोन जो है ना वहाँ पे हमारे पास मिलके जो है ना इनफंडिबुलम वगैरह बना देती है, वो बातें आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक बात की, बुल्ला एथमाइडाइलस बेसिकली ये क्या है, नाम में ही काम है। बुल्ला एथमाइडाइलस बेसिकली क्या है, एथमाइडल सेल जो है ना वो सिचुएटेड होते हैं बिहाइंड द अनसीनेट प्रोसेस। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एथमाइडल बोन है ना, एथमाइडल उसके जो है ना एथमाइडल बोन के जो सेल है, एथमाइडल सेल जो सिचुएटेड होते हैं बिहाइंड अनसीनेट प्रोसेस के बिल्कुल नीचे। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम। इन सिंपल वर्ड बेसिकली बुला एथमाइडाइलिस ये है एलिवेशन ऑफ द लेटरल वॉल इन द मिडल मिएटस ऑफ द नोज, ठीक है। मिडल मिएटस जो है ना यहाँ पे हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द मिडल मिएटस ऑफ द नोज, जब मिडल मिएटस का जो है ना वो एलिवेशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं बुला एथमाइडाइलिस। अगर मैं आपको गूगल से एक डायग्राम दिखाऊं ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यस, मुझे मिल गई, ठीक है। ये देखो लेटरल वाल ऑफ द नोज है, यहाँ पे इंफीरियर टर्मिनेट है, ठीक है। ये हमारे पास मिडल टर्मिनेट है, इसके नीचे बिल्कुल जो स्पेस है इंफीरियर मिएटस है। तो यहाँ पे जो आपको एक प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही है ना, इसको हम कह रहे हैं एथमाइडाइलस बुला, ठीक है, या बुला एथमाइडाइलस। ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एथमाइड सेल जो है ना आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने अनसीनेट प्रोसेस बताया, तो इसके बिल्कुल फ्रंट पे आपको एक छोटा सा प्रोसेस हुक लाइक स्ट्रक्चर अनसीनेट प्रोसेस आपको मिल जाता है। बाकी पीछे सफिनाइड साइनस है, वो आपको देख लीजिएगा। ये एक बात बतानी थी। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास होता है एंट्रम ऑफ द मिडल मिएटस, जो कि शैलो डिप्रेशन होता है लाइंग इन फ्रंट ऑफ द मिडल टर्मिनेट। जो मिडल टर्मिनेट है इसके बिल्कुल सामने जो है ना एक हमारे पास शैलो सा एरिया होता है जिसे हम कहते हैं एंट्रम ऑफ द मिडल मिएटस, ठीक है। तो इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर का इजाफा हो गया, हमारे पास एंट्रम ऑफ द मिडल टर्मिनेट। फिर हमारे पास उसने कहा है कि एगर निजाई जो है ना एक उसने लफ्ज़ लिखा हुआ जो कि अमूमन एग्जामिनर पूछ लेते हैं, व्हाट इज एगर निजाई। ये बेसिकली क्या है, इट इज़ दी एलिवेशन जस्ट एंटीरियर टू अटैचमेंट मिडल टर्मिनेट। जो मिडल टर्मिनेट है ना ये वाला, इसके बिल्कुल आगे वो कह रहा है कि एक एलिवेशन आपको नजर आता है जिसे हम एगर निजाई कहते हैं। तो जिसे नहीं समझ आ रही ना उसके मैं बता देता हूँ। मिडल टर्मिनेट ये हमारे पास है, ये इंफीरियर टर्मिनेट, ये मिडल टर्मिनेट। इसके बिल्कुल आगे की तरफ जो है ना हमारे पास एक प्रोजेक्शन जो है ना इंटीरियर अटैचमेंट वो कह लें कि एलिवेशन जो है ना आपको दिख जाती है, जो कि हमारे पास होती है एगरनेजाई। ये इसने लिखा भी हुआ प्रॉपर, ठीक है। तो इसको गौर से देख लेना। एगरनेजाई बुलाएथमाइडाइलिस हमने देख लिया लास्ट वीडियो में, ठीक है। और सुपीरियर टर्मिनेट ये वाला मिडल, ये मिडल के बिल्कुल आगे जो है ना बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो इस वजह से मिडल एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर सुपीरियर टर्मिनेट वो कह रहा है कि सैचुरेटेड सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द मिडल मिएटस हो गया, जहाँ पे जो है ना निमेटनाइट बाय वन और मोर सेल। बाकी सुपीरियर टर्मिनेट होता है, इसके बिल्कुल नीचे सुपीरियर मिएटस होता है, ठीक है। जस्ट बिलो द सुपीरियर टर्मिनेट यहाँ पे पोस्टीरियर एथमाइडल सेल जो है ना वो हमारे पास पोस्टीरियर एथमाइडल सेल ओपन होती हैं,
और ऑन्डी सेंस कुछ होते हैं ONDI, ठीक है। ONDI ऑन्डी सेल्स जो है ना वो कह रहे हैं हमारे पास जो पोस्टीरियर एथमाइडल सेल है ये सर्जिकली इंपॉर्टेंट है एज एन ऑप्टिक नर्व जो है ना यहाँ पे जो है लेटरल वाल के अंदर कुछ ना कुछ रिलेटेड होती है। फिर हमारे पास कह रहा है कि सेफनो एथमाइडल रिसेस होता है अबव द सुपीरियर टर्मिनेट। ये अभी सुपीरियर टर्मिनेट है, इसके थोड़ा सा ऊपर चले जाए ना तो यहाँ पे आपको एक रिसेस मिलती है जिसे हम कहते हैं सेफनो एथमाइडल रिसेस। बस ये एक बात आपने याद रखनी, यहाँ पे क्या चीज़ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे जो सेफिनाइड साइनस है ना, आपके जो साइनसिस क्या होते हैं हमारे पास एयर जो है ना कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जाके आपका स्कल जो है ना वो लाइटन हो सके, इतना भारी ना हो, ठीक। तो वो वहाँ पे जो सेफिनाइड साइनस, फ्रंटल एथमाइड मैक्सिलरी और सेफिनाइड साइनस, तो सेफिनाइड साइनस जो है ना अबव द सुपीरियर टर्मिनेट सेफिनाइड सेफिनो एथमाइड रिसेस के अंदर ओपन हो जाती हैं। फिर सुप्रीम टर्मिनेट कह रहा है कि अबव द सुपीरियर टर्मिनेट एक छोटा सा एक टर्मिनेट होता है जिसे हम सुप्रीम टर्मिनेट भी कहते हैं। बाकी ये जो थी हमारे पास लेटरल वाल की चीज़ें। अब मैं कहता हूँ मीडियल वाल। तो जो मीडियल वाल है ना नेजल कैविटी की, इसके अंदर जो है ना हमारे पास वो कहता है कि फाउंड बाय नेजल बोन, ठीक है। एक हमारे पास होता है रूफ, ठीक है, और एक हमारे पास होता है फ्लोर। ज़ाहिर बात है ये नाक है ना हमारा, तो ऊपर वाला जो रूफ था, ठीक है, और नीचे जो था हमारे पास रूट था, यानी ये सारे का सारा, और नीचे हमारे पास जो है ना वो बेस थी। अब इसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास होता है फ्लोर, रूफ, और नीचे जो होता है ना बिल्कुल नीचे वो हमारे पास होता है फ्लोर। जो रूफ है ना वो किससे मिलती है, वो हमारे पास होती है नेजल बोन। नाक का रूफ है, छत है, तो नेजल बोन अच्छे खासे जो टीयर गार्डर डाले हुए हैं वो नेजल बोन ने डाले हुए हैं छत के। जबकि जो फ्लोर है, जो नीचे फर्श है, वो हमारे पास नाक के बिल्कुल नीचे क्या होता है, मैक्सिलरी बोन होती है। तो हमारे पास कह सकते हैं कि यहाँ पे फाउंड बाय पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। तो मैक्सिला के हमारे पास जो पैलेटाइन प्रोसेस है ना उसकी जो है ना वो मिल के हमारे पास फ्लोर ऑफ द नोज आते हैं। रूट के लिए नेजल बोन, फ्लोर के लिए मैक्सिल पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला जो है ना हमारे पास वो आते हैं, ठीक। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट बातें लेटरल वाल और मीडियल वाल ऑफ द नोज़ के बारे में। अब मैं बताता हूँ लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द इंटरनल नोज़, मतलब आपकी नाक की जो है ना इसकी जो मेम्ब्रेन्स है वो किस किस चीज़ से लाइन की होती हैं, वो मैं ज़रा आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर इसकी वीडियो को, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट जो है ना हमारे पास एंड है, जो बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि अगर बेसिक पता होगी तो फिर ही आप जाएंगे ना, ठीक है। तो लाइनिंग मेम्ब्रेन क्या है नोज़ की, लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ नोज़, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेस्टिब्यूल है नोज़ का, ठीक है, जो बिल्कुल नीचे नीचे आपको नज़र आ रहा था, जहाँ पे हेयर फॉलिकल और वो सारे के सारे मैंने कहा था पड़े हुए हैं, यूँ था नाक ना, तो यहाँ पे आकर को म्यूकस सेबेशियस ग्लैंड, स्किन था, हेयर फॉलिकल था, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल मोस्टली जो है ना वो लाइंड होता है स्किन के साथ। फिर हमारे पास नाक का काम था ऑल्फैक्शन के अंदर, तो हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी जो है ना वो रीजन होता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी रीजन नाक का कौन सा है, जो हमारे पास अपर 1/3 जो है ना लेटरल वाल का, ठीक है, ये हमारे पास लेटरल वाल है नाक की, तो इसका जो अपर 1/3 है ना ये हमारे पास होता है ऑल्फैक्टरी के लिए। तो मैं कह सकता हूँ ऑल्फैक्टरी के लिए अपर 1/3 ऑफ द नोज जो है ना वो हमारे पास होता है रीजन। और फिर हमारे पास नंबर 3 पे लाइनिंग होती है, वो हमारे पास होती है रेस्पायरेटरी। नाक का काम रिस्पायरेशन के लिए, सूंघने के लिए भी था, ठीक है। तो हमारे पास जो रिस्पायरेटरी रीजन है ना वो नीचे वाला जो नाक का हिस्सा होता है। जब आप भागते हैं तो आपके नीचे नाक जो है ना, नीचे वाला जो जितना भी नाक का एरिया है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला नीचे वाला जो है ना लोअर 2/3, ठीक है। अपर 1/3 ऑल्फैक्टरी के लिए, ऊपर अच्छी खुशबू जाती है, ठीक है। जबकि नीचे जो है ना वो हमारे पास सिर्फ सांस लेने के लिए। तो हमारे पास रिस्पायरेटरी रीजन लोअर 2/3 जो है ना वो हमारे पास रिस्पायरेटरी है, जबकि अपर 1/3 जो है ना वो हमारे पास ऑल्फैक्टरी है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास रिस्पायरेटरी जो हमारे पास है वो लोअर 2/3 जो है ना नेजल कैविटी का है। और यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम लाइन होती है, आपने हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ा था, ये भी एक एमसीक्यू आया था, सूडो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर जो हमारे पास एपिथेलियम है ना वो यहाँ पे हमारे पास लाइन की जाती है। अब ये तो थी इसकी लाइनिंग, हमने कहा यहाँ पे कुछ नर्व्स भी होती हैं। तो नर्व सप्लाई कौन सी होगी, खुशबू बदबू को सूंघने के लिए हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। तो वो मैं आपको साथ यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ओके जी, अभी जो है ना वो मैं कहता हूँ नर्व सप्लाई जो है ना नोज़ की, वो उस वाइट बोर्ड पे यार जगह कम होगी थोड़ा सा। तो हमारे पास जो है ना वो नर्व सप्लाई जो है ना वो नोज़ की, ये आपने हेड एंड नेक के अंदर पहले भी पढ़ा हुआ था। एक हमारे पास होती है ऑल फैक्ट्री नर्व, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास होगी नर्व ऑफ कॉमन सेंसेशन, ठीक है। बुक के मुताबिक चल रहा हूँ, नर्व ऑफ कॉमन
सेंसेशन के लिए आम सेंसेशन की, और हमारे पास नंबर 3 पे कह रहा है कि कुछ हमारे पास ऑटोनोमिक नर्व जो है ना वो हमारे पास होती हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्व हमारे पास, अब जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ना ये किसका काम होगा, ये हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल के लिए होगी, और ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ द नोज, जो कि अपर 1/3 मैंने कहा था ना ऑल्फैक्टरी रीजन। तो अपर 1/3 ऑफ नोज जो कि ऑल्फैक्टरी रीजन है ना, उसके अंदर हमारे पास ये ऑल्फैक्टरी नर्व होगी। बाकी ये जो कॉमन है ना यहाँ पे नर्व ऑफ कॉमन सेंसेशन के लिए हमारे पास एक आती है एंटीरियर एथमाइडल नर्व होगी, ठीक है। नंबर 7 पे ब्रांच ऑफ सेफनोपेलेटाइन गैंग्लियन, ब्रांच ऑफ सेफनोपेलेटाइन गैंग्लियन होगी, और ब्रांच ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, मतलब आँख की है एथमाइडल और इंफ्रा ऑर्बिट, जो ऑर्बिट के बिल्कुल नीचे है ना, ठीक है। तो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, क्योंकि देखो ना ये नाक है हमारे पास, ये आँख है, तो एथमाइडल से भी एक आ गई ब्रांच, ठीक है। ऊपर से हमारे पास अपर 1/3 में ऑल्फैक्टरी आ गई, फिर एथमाइडल आ गई, फिर सेफनोपेलेटाइन, मतलब तालू के बिल्कुल ऊपर है ना नाक, तो वहाँ से एक सेफनोपेलेटाइन आ गई, और फिर यहाँ से इंफ्रा ऑर्बिटल, आँख के बिल्कुल नीचे, ऑर्बिट के बिल्कुल नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल एक लेयर। फिर हमारे पास लास्ट में जाती है ऑटोनोमिक, यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि कुछ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं नेजल ग्लैंड को, नाक के अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो नेजल ग्लैंड्स के लिए हमारे पास कुछ पैरा सिंपथेटिक जो है ना वो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि कंट्रोल करती हैं नेजल सेक्रीशन को, ठीक है। फिर ब्लड सप्लाई जो है ना वो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज आती है, वो हम कैसे बैच वो प्लेक्सिस जो होता है ना वो हमारे पास सारे का सर, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं उसका चैप्टर, लेकिन अभी तक के लिए याद रखना कि इसको मेन सप्लाई जो है ना वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो है ना वो कैरोटिड आर्टरीज जो है ना वो हमारे पास सप्लाई करती हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे मैक्सिलरी और फेशियल उसकी ब्रांच आती है, फिर सुपीरियर लेबियल हो गया, फिर सेप्टल ब्रांच होगी, फिर ऊपर से एथमाइडल एंटीरियर सुपीरियर एथमाइडल हो गया, वो वहाँ ब्रांच आके प्लेक्सिस ही बना देती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे अभी तक यहाँ तक इतना याद रखना। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना वो नाक की सारी सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, ठीक है। सब मैंडिबुलर, जो मैंडिबल है ना, जो लोअर जा है, ठीक है, जो आपका नाक के बिल्कुल साइडों में जो जबड़ा है लोअर जा, मैंडिबल उसी को कहते हैं ना, तो इसके बिल्कुल ऊपर पीछे जो है ना सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड होते हैं वो, और जो जुगुलर नोड होता है ना, अपर जुगुलर नोड, अपर जुगुलर नोड, वहाँ पे जाके हमारे पास ये नोज़ की लिम्फेटिक्स जो है ना वो ड्रेनेज हो जाती है। तो ये था हमारे पास एनाटॉमी ऑफ नोज़, जो उसने इतना बड़ा जो है ना डिस्कस किया हुआ। तो जिसको अभी तक ये नहीं ना पता सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, तो ये देख लो, ये सब मैंडिबुलर जो है ना, मैंडिबल के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे जो है ना सब मैंडिबुलर, ठीक है, इसके पीछे छुपा हुआ है। ओहो, ठीक है। तो ये वाले जो है ना इसको याद कर लेना, इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे जो है ना हमारे पास जुगुलर वाली वो वेसल्स होती हैं ना, तो उसके साथ जो है ना अपर जुगुलर जो है ना वेन, उसके साथ जो है ना वो अपर जुगुलर लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ पे एक जाके ड्रेन हो जाती है। तो ये वाली जो है ना वो आपने नोज़ के लिए याद कर लेनी है। बाकी यहाँ से इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज आती हैं, उसकी आगे ब्रांचेज हैं वो हम देखते हैं। अब हमारे पास आ जाती है कि इसकी जो है ना वो फिजियोलॉजी ऑफ नोज़, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं अब। तो दिस इज़ दी सेकंड जो चैप्टर 24 है आई थिंक, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ में मतलब नोज़ के जितने भी फंक्शन, अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास फंक्शन में सबसे पहले नाक का काम है, जब आप भागते हो तो रिस्पायरेशन उसके लिए इन्वॉल्व होता है, साथ में एयर कंडीशन करना, जो इंस्पायर्ड एयर है ना, ठीक है। अगर हवा बहुत गर्म है तो उसको बहुत ठंडा करके, अगर बहुत ठंडी है तो उसको बहुत गर्म करके, तो इंस्पायर्ड जो एयर है ना उसकी मैं कह देता हूँ एयर कंडीशनिंग करने के लिए हमारे पास नोज़ इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास जो लोअर एयरवे है ना उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। फिर वोकल रेजोनेंस, आप जितनी भी आवाज़ निकाल रहे हो, कुछ सिंगर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो लोकल रेजोनेंस के लिए होती है। फिर नेज़ल रिफ्लेक्स के कुछ फंक्शन होती है, और हमारे पास साथ में ऑल्फैक्शन मतलब सूंघने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इसकी है ना हमारे पास जनरल फंक्शन। अच्छा, मैंने सबसे पहले बात की है रेस्पिरेशन की। नोज़ बेसिकली एक नेचुरल पाथवे है, वो कह रहा है हमारे पास किसका, ब्रीथिंग का, ठीक है। माउथ ब्रीथिंग जो है ना वो एक एक्वायर्ड एक्ट है। न्यू बॉर्न जो है ना वो हमारे पास अगर उन न्यू बोन्स का जो है ना वो कोइना अगर एट्रीजिया हुआ हो तो वो इवन डेथ भी जा सकती थी। कितना इंपॉर्टेंट रोल है रिस्पायरेशन के अंदर, ड्यूरिंग क्वाइट रिस्पायरेशन और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि इस ड्यूरिंग क्वाइट, अब आम आराम में बैठे हुए हैं आप, चाय शाय पी रहे हैं, तो क्वाइट आपके पास रिस्पायरेशन हो रही है, ठीक है।
तो जितनी भी हमारे पास इंस्पायरेटरी एयर होगी, ठीक है, अब उसने वो सांस ले रहा है, तो इंस्पायरेटरी एयर कहाँ से जाएगी? जो आपका मिडल पार्ट ऑफ द नोज है ना, वहाँ से इंस्पायरेटरी मतलब मिडल टर्बिनेट और मिडल मीएटस वो इन्वॉल्व होंगे क्वाइट इंस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, बाकी इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एयर गुजर के जाएगी और नीचे लोअर एयरवे तक, ठीक है। जबकि लेकिन जब वो एक्सपायर करता है हवा को, तो हमारे पास सेम कोर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, बट एयर करंट जो है ना वो जब एक्सपायर करेगा ना, ठीक है, तो वो कह रहा है ये रूट तो इस्तेमाल होगा एक्सपायरेशन में, यहाँ से जहाँ से गई थी वहीं से वापस आई, लेकिन साथ में फ्रिक्शन की वजह से जो इन्फीरियर टर्बिनेट है ना वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, साथ में जो आपके नेज़ल जो है ना वो साइनसेस हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसके अंदर यही कहा कि ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन रिस्पायरेशन में वगैरह इंस्पायरेटरी एयर करंट जो है ना वो मिडल पार्ट ऑफ द नोज, यानी इसके अंदर जो है ना मिडल मीटर टर्बिनेट वगैरह इस्तेमाल होंगे, बहुत कम जो है ना इन्फीरियर मीटर से ना होने के बराबर जो है ना वो एयर गुजरती है। लेकिन जब एक्सपायर करते हैं तो एयर करंट वही रास्ता तो इंस्पायरेटरी वाला फॉलो करता है, लेकिन साथ में वो कह रहा है फ्रिक्शन जो है ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको जो है ना वो इन्फीरियर मीटर्स और मिडल टर्बिनेट्स जो है ना वो भी इसके अंदर इवन इन्वॉल्व हो जाती है। इन्फीरियर अंडरगो स्वेलिंग, वो भी फूल जाते हैं और श्रिंकेज होती है, रेगुलेटिंग द इनफ्लो ऑफ द एयर, वो सारे का सारे रेगुलेट करने के अंदर हमारे पास ये यूज़ होगा, ठीक है। तो एक्सपायरेशन के अंदर ये बात हमें याद रखनी है। फिर उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि हमारे पास जो नेज़ल साइकिल के बारे में उसने एक बात की हुई है, नेज़ल साइकिल। वो कह रहा है कि नेज़ल म्यूकोज़ा अंडरगो रिथमेटिक साइक्लिकल कंजेशन एंड डीकंजेशन। जो नाक का जो म्यूकोज़ा है ना, ठीक है, वो साइक्लिक वे में कभी कंजेस्टेड हो जाता है, ठीक है, और कभी डीकंजेस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इस साइकिल को हम कहते हैं वन वर्किंग नेज़ल चैम्बर इक्वल टू दी बोथ हो गया, ठीक है। ये कभी कंजेस्टेड कभी डीकंजेस्टेड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेज़ल साइकिल। फिर उसको कह रहा है कि एयर कंडीशनिंग ऑफ दी इंस्पायर्ड एयर, मैंने नंबर सेकंड पे उसका लिखा है, तो उसके बारे में वो कह रहा है कि हमारे पास एयर कंडीशनिंग के लिए नेज़ल जो है ना वो नेज़ल विब्रेसाई एक्ट एज एयर, मतलब जो नेज़ल वेस्टिब्यूल थे, नाक के नीचे जो है ना नेज़ल वेस्टिब्यूल थे जिसके हेयर फॉलिकल से म्यूकस ग्लैंड थे, ठीक है, सीबेशियस वगैरह। तो वो कह रहा है कि जो नेज़ल विब्रिसाई, इसको ओवरऑल विब्रिसाई भी कहते हैं ना नेज़ल वेस्टिब्यूल को, इसके अंदर जब सारा वो हेयर वगैरह आप इंक्लूड कर लें, तो वो कह रहा है कि फ़िल्टर करता है डस्ट को, पोलन को, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फ़िल्ट्रेशन हो जाती है, डस्ट हो गया, पोलन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और वहाँ से जितने भी ये ट्रैपिंग हो जाती है और हमारे पास ग्लूकोज़ा के साथ। फिर हमारे पास वो क्या रखा है, हमने कहा कि ये टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल करती है एयरवे का, ठीक है। जो हमारे पास मिडल और इन्फीरियर टर्बिनेट है ना वो कह रहा है हाईली वैस्कुलर होती हैं। ये जो नाक का जो मिडल टर्बिनेट है उसके नीचे जो बिल्कुल मिडल मीएटस है, ठीक है, और हमारे पास इन्फीरियर टर्बिनेट और इन्फीरियर मीएटस, ये वाले जो है ना वो कह रहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होती है, ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब एयर यहाँ से गुजर के जाती है ना, तो ये वेसल्स क्या करती हैं, वो अगर हवा ठंडी है तो उनको गर्म कर देंगी, अपनी जो है ना खून की गर्मी इनके अंदर मुंतकिल कर, अगर बहुत गर्म है तो ये जिज़ब कर लेंगी उस गर्मी को, ताकि हवा लंग्स के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहे। तो ड्यू टू देयर हाईली वैस्कुलर मिडल और इन्फीरियर टर्बिनेट्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो वीनस फेस के अंदर वो कह के हमारे पास ब्लड फ्लो को कंट्रोल किया, यहाँ पे हमारे पास वो अपने साइज़ को कम या ज़्यादा करके जो है ना वो एक तरह का कह रहे हैं कि एफिशिएंट रेडिएटर, जिस तरह गाड़ी का रेडिएटर होता है उस तरह ये काम करती हैं। एयर ऑफ 20 डिग्री या 0 जो है ना डिग्री, वो कह रहा है प्री हीटेड टू दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इवन वगैरह अगर 20 डिग्री और 0 डिग्री तक जो है ना उसको हम प्री हीट करके जो है ना वो बॉडी के लिए, फिर हम वो कह रहे हैं हम ह्यूमिडिफिकेशन करती है। अगर एयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप बहुत गर्मी के अंदर है, तो वो जाके नाक को जला सकती है, तो उसकी ह्यूमिडिफिकेशन ज़रूरी है। फंक्शंस को टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ इंस्पायर्ड एयर है, तो वो जो ड्राई होती है इन विंटर, और इवन हमारे पास वो सैचुरेटेड विद मॉइस्चर इन समर, ठीक है। अगर आप बारिश वाले में मौसम में गए हुए हैं, या फिर वो कहते हैं समर के अंदर कभी कभार जो है मॉइस्ट एयर हमें मिल जाती है, विंटर के अंदर हम बहुत ड्राई मिलती है, तो मॉइस्चर इसके लिए बहुत एसेंशियल है। और ये हमारे पास जो सिलरी एपिथीलियम है नाक के अंदर, ठीक है, उस एपिथीलियम का काम है हमारे पास उसकी ह्यूमिडिफिकेशन करना। अच्छा, फिर हमने कहा कि इसने जो है ना वो नाक के अंदर प्रोटेक्शन भी करनी है, तो प्रोटेक्शन के लिए वो कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर एयरवे। यहाँ पे हमारे पास म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म, 3 तरह की जो वो कह रहा है कि हमारे पास एक हमारे पास होता है म्यूकोसिलरी, एक एंजाइम और इम्यूनोग्लोबिन होती है, और हमारे पास स्नीजिंग रिफ्लेक्स भी होता है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं हम, ताकि आपके पास ये क्लियर रह जाए
ठीक है, एंड पे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जिस चीज़ से स्क्रीनशॉट मारना है वो ले लेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर एयर वे, वो कह रहा है 3 तरह से हमारे पास प्रोटेक्शन की जाती है लोअर एयर वे की। किस तरह? नंबर 1 पे वो कह रहा है कि म्यूको सिलरी हमारे पास मैकेनिज्म होता है। नंबर 2 पे वो कह रहा है एंजाइम्स प्लस अम्यूनो ग्लोबिन्स होती हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे हमारे पास होता है स्नीजिंग रिफ्लेक्स, चीख मारना, आचू। ठीक है, अब यहाँ पे जो म्यूकोसिली मैकेनिज्म के अंदर कह रहा है कि नेजल म्यूकोजा के अंदर ना गोबलेट सेल्स बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ठीक, अब ये गोबलेट सेल जो है ना वो सेक्रेटरी ग्लैंड, और साथ में वो कह रहा है कि कुछ म्यूकस ब्लैंकेट गोबलेट सेल, साथ में वो कह रहा है कि सेक्रेटरी ग्लैंड्स। ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि म्यूकस ब्लैंकेट जो है ना वो ये मिलके बना देते हैं। फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ द सिलिया विच कॉन बीटिंग ऑन द कैरी टू कन्वे, जो इसके ऊपर सिलिया होते हैं ना, ठीक है, नेजल जो हमारे पास म्यूकोजस के ऊपर जो सिलिया हैं सारे के सारे सिक्रीटरी ग्लैंड म्यूकोस और सीरस ग्लैंड ही होते हैं ना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनकी बीटिंग जो है ना वो 5 से 10 mm पर मिनट जो है ना वो हमारे पास होती है। ठीक है, और वो क्लीन करती हैं 10 to 20 मिनट बाय अफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक जो है ना इसके अंदर होता है। देखो ना, सिलिया कभी अफेक्टिव होते हैं, कभी फिर वो रिकवरी स्ट्रोक के अंदर आता है। वो कह रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ना वो क्लीन एवरी 10 to 20 मिनट बाय इफेक्टिव रिकवरी स्टोर। फिर उसने कुछ कहा कि एंजाइम और अमीनोग्लोबिन्स होती हैं। इसके अंदर उसने एंजाइम लिखा हुआ है म्यूरामाइडेज। ठीक है, नाक के ऊपर मुक्का मारना है तो म्यूरामाइडेज वहाँ से याद कर लो, मुक्का से म्यूरामाइडेज। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर देता है। बैक्टीरिया प्लस वायरसेस को जो भी नाक के अंदर किल कर देता है। और यहाँ पे जो है ना वो कुछ कह रहा है कि IgA एंटीबॉडीज़ और हमारे पास IgE जो कि एलर्जिक वाली होती है ना। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती है। ये म्यूरामाइडेज के साथ हेल्प करके जो वायरस होती है और बैक्टीरिया को टपा टप किल करके परे मारती हैं। फिर वो कह रहा है कि स्नीजिंग रिफ्लेक्स, अगर बहुत ज़्यादा जो है ना वो चला गया तो वो कह रहा है कि स्नीज कर देगा, छींक मार के सारी हवा बाहर निकाल देगा। तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जो भी फॉरेन बॉडी अंदर जाती है ना वो उसको लिए हमारे पास ये एक तरह का प्रोटेक्टिव है। फिर वो कह रहे हैं कि वोकल रेजोनेंस, मैंने एक बात की। ठीक है, इसका काम था तो नोज जो है ना वो फॉर्म ए रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर सर्टेन कॉन्सोनेंट इन स्पीच होगा। तो एक तरह से नाक का जो है ना वो एक रेजोनेटिंग चैम्बर भी, रेजोनेंस भी इसने प्रोड्यूस करवानी होती है, जो सिंगर होते हैं इनकी नाक से जो आवाज़ निकालते हैं। फिर वो कह रहा है कि कुछ हमारे पास नेजल रिफ्लेक्सेस होती हैं। ठीक है, स्मेल जो होता है ना वो हमारे पास रिफ्लेक्स क्या करता है, नेजल से हमारे पास रिफ्लेक्स जाता है ना। देखो, खाना कितना भी अच्छा हो, जब तक उसकी खुशबू ना आएगी आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो नेजल रिफ्लेक्स में वो कह रहा है कि जब हमारे पास सेवरल जो है ना वो स्मेल का जो है ना हमारे पास रिफ्लेक्स आएगा, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्स जाएगा सलाइवा के पास, और हमारे पास मैदे में जो गैस्ट्रिक जूस है ना उसको भी जाके हमें स्टिमुलेट करना है। अगर कोई इरिटेशन होगी नाक के अंदर तो वो किसके लिए होगी? स्नीज करवा दी, छींक मार के बाहर निकाल देगी। ठीक है, नेजल फंक्शन जो है ना वो नेजो ब्रोंकियल और नेजो पल्मोनरी रिफ्लेक्स के साथ भी, खांसी के साथ, वो लंग्स के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेटेड है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल्फैक्शन के लिए हमने कहा था कि ये होगा। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है ना वो वेल डेवलप होती है इन लोअर एनिमल। ठीक है, ये चूंटियाँ वगैरह वो उनके अंदर वो कह रहा है कि बहुत अच्छी स्मेल होती है। अब यहाँ पे हमारा कह रहा है कि हमारे पास ऑल्फैक्टिव पाथवे के बारे में उसने एक बात की हुई है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी पाथवे वो कह रहा है कि स्मेल इज परसीव्ड बाय ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ दी, नाक के अंदर जो है ना वो कह रहा है कि मिलियंस ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ से जो है ना वो ऑल्फैक्टरी सेल जो है ना वो ऑल्फैक्टरी नर्व के पास जाते हैं। वहाँ पे क्रिब्रीफॉर्म प्लेट और वो ऑल्फैक्टरी बल्ब, आपने ये सारा न्यूरोनाटमी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी बल्ब इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जो कि हमारे पास उसको ऑल्फैक्टरी ट्रैक की तरफ लेके जाएगा सारी की सारी। और वहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि अमेगडिला जो न्यूक्लियस है ना ब्रेन का, कॉर्टेक्स और एमेगडिला वहाँ तक जाएगा। फिर वो कह रहा है कि डिसऑर्डर ऑफ द स्मेल, नाक के अंदर अगर कोई मसला है तो वो अच्छी तरह से खुशबू या बदबू सूंघ नहीं सकेगा। ठीक है, अगर लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा, ठीक है, उसको बिल्कुल ना खुशबू आ रही ना बदबू आ रही, तो ऐसा पेशेंट हो गया एनोजमिया का। ठीक है, एनोजमिया इस पेशेंट को कहते हैं। फिर अगर पार्शियल लॉस है तो उसको हम कहेंगे, अगर बिल्कुल ख़त्म है तो ये, अगर थोड़ा सा यानी पार्शियल लॉस है तो इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास होता है हाइपोजमिया। एनोजमिया और हाइपोजमिया के बारे में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। इसकी काज क्या है?
कोई भी नाक के अंदर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई नाक के अंदर कोई पॉलिप, कोई मतलब इस तरह का मांस लटक रहा हो तो वो, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की एक बड़ी वजह है जो कि खुशबू बिल्कुल ख़त्म कर देती है या फिर उसको कम कर देती है। फिर एक उसने लफ्ज़ लिखा हुआ है पैरा पैरोज़मिया, एनोज़मिया, हाइपोज़मिया और पैरोज़मिया, ठीक है? ये क्या होता है? ये कह रहा है कि उसने सूंघा कुछ है, उसे स्मेल कुछ और आई है, मतलब उसे गुलाब सूंघाया, वो कह रहा है मुझे चमेली की खुशबू आई है, वो कह रहा है कि मुझे करेलों की खुशबू आ रही है। तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा होता कि किसी भी ऑर्डर को, इसको हम कहते हैं कि ऑर्डर को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, उसे वो कहता है, उससे कोई गुलाब सूंघा वो कहता है मुझे करेले की खुशबू आ रही है, करेला सूंघा तो वो कहता है मुझे मिठाई की खुशबू आ रही है। तो इसको हम कहते हैं पैरोज़मिया, ठीक है? मतलब उसको पैरों से ही नंगा हो गया कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही, इतना इतना उसने कर लिया ना। फिर सेंस ऑफ स्मेल जो है ना वो चेक कर सकती हैं बाय ऑर्डर के ज़रिए, फिर रोज़, गार्लिक या क्लॉव्स के ज़रिए, वो सारी की सारी इसने बात की हुई है और कुछ भी नहीं की, ठीक है? तो ये था हमारे पास इन 2 चैप्टर्स के बारे में। अभी यार मगरिब की अज़ान हो गई है, तो मेरा था कि 3-4 चैप्टर इकट्ठे ही कर दूँ, लेकिन अभी जो है ना इसको मैं अपलोड सारा कर देता हूँ, तो आपको बता दें अभी तक हमने जो है ना वो एनाटॉमी ऑफ नोज़ पढ़ी, ठीक है? ओस्टियोबोनी हो गया, कार्टिलेजिनस हो गया, नेज़ल स्ट्रक्चर के बारे में, नेज़ल स्किन के बारे में। यहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं कि अगर लोब्यूलेटेड ट्यूमर होगा तो राइनोफायोमा होगा, आगे वो बात आ रही है, हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल नोज़ में एंटीरियर इंफीरियर पार्ट के बारे में बात किया, लाइमन नेज़ाई नेज़ल वाल्व हो गया, नेज़ल वाल्व एरिया के बारे में है, एयर फ्लो आती है। फिर हमारे पास लेटरल नेज़ल वाल्व के अंदर 3 या ओकेनली वो कह रहे हैं कि कभी-कभी 4 जो है ना वो टर्मिनेट होती हैं, जिसको हम फाइना भी कहते हैं, वो सारी की बात कर ली। इंफीरियर टर्मिनेट, मिडल टर्मिनेट के बारे में मैंने बातें बता दी हैं। हाइटस एमिनोलेरस होती है, फिर हमारे पास बेसल लेमिना, एस शेप्ड मैनर, जो जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? फिर बुल्ला एथमा डायलस के बारे में बता दिया कि वो हमारे पास अनसीनेट प्रोसेस के बिल्कुल जो है ना वो सैचुरेटेड होता है। फिर सुपरा बल्बर, रेट्रो बल्बर रिसेसर, रिलेटेड साइनसिस, ये जो बातें सिर्फ रीड वाली हैं इसके अंदर। एगर नज़ाई के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो मिडल टर्मिनेट है, हाइटस सेमिनोनेरस है, बुल्ला एथमा डायलस ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, इनफंडिबुलम हो गया, अनसीनेट प्रोसेस ये हुक शेप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? फिर हमने बात की सुपीरियर टर्बिनेट की, यहाँ पे वो सेफेनाइड साइनस जो है ना वहाँ पे आके ओपन होता है। फिर सुपीरियर मिएटस हो गया, सेफेनोमेडल रिसेस हो गया, लाइनिंग वेस्टिब्यूल, ऑल्फैक्टरी रीजन, नर्व सप्लाई, ऑल्फैक्टरी रीजन में एंटीरियर एथमाइडल, ब्रांचेज ऑफ द सेफरोपैलेटाइन और ब्रांचेज ऑफ इंफ्राऑर्बिटल। मैंने वो डायग्राम बना के आपको यहाँ पे दिखाई है, ठीक है? फिर हमने कहा कि यहाँ पे जो है ना वो सेफरोपैलेटाइन गैंग्लियन के पास वो सिचुएटेड होता है सारे का सारा, और ये इसकी ये नर्व सप्लाई इंटीरियर एथमाइडल हो गया, इंफ्राऑर्बिटल हो गया, ये ब्रांच ऑफ सेफरोपैलेटाइन होगी, ये मैंने बता दी है आपको, ठीक है? तो फिर वो एक्सट्रीमली हो गया ब्लड सप्लाई में, वो इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, लिम्फेटिक में जुगुलर नोड हो गया, और हमारे पास मैंडिबुलर नोड के बारे में हमने बात कर ली। फिर हमने फिजियोलॉजी में रिस्पायरेशन, एयर कंडीशनिंग, प्रोटेक्शन, वोकल, नेजल और ऑल्फैक्शन, क्वाइट रिस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, नेजल साइकिल के अंदर वो कह रहा है कि न्यूजल म्यूकोजा कंजेशन और डी कंजेशन जो है ना वो रिथमेटिकल होता है, ताकि वो एक कंट्रोल को जो है ना कंट्रोल कर सके, ठीक है? फिर उसने कहा कि हमारे पास फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन, फिर टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिफिकेशन, ये सारे एयर कंडीशनिंग में। प्रोटेक्शन के अंदर म्यूकोसिली होते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो 5 से 10 को जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास होती है पर मिनट के अंदर, 10 से 20 जो है ना वो हमारे पास उसकी जो है ना वो रिकवरी स्ट्रोक और वो सारी की सारी आती हैं, ठीक है? ये आपको वो सी म्यूकस लेयर, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाबू 600 से 700 ml नेजल सेक्रीशन जो है ना वो हमारे पास 24 आवर के अंदर जो है ना वो निकलती है। ये वो छोटी एंजाइम के अंदर हमने कहा कि म्यूरामाइडेज यानी जो जिसको लाइसो एंजाइम कह रहे हैं वो होगा। फिर स्नीजिंग एक फॉरेन बॉडी के लिए होता है, ये कहता है कि नेजल सेक्रीशन की पीएच जो है ना वो 7 होती है, ना एसिडिक ना बेसिक दरमियानी। वोकल रेजोनेंस के अंदर होता है हमारे पास, ठीक है, फोनेटिक नेजल कॉन्सोनेंट्स के लिए होता है हमारे पास, वो आप ये देखने की ज़रूरत नहीं है। नेज़ल रिफ्लेक्स के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास स्नीजी रिफ्लेक्स होगा। ऑल्फैक्शन के अंदर हमारे पास कि लोअर एनिमल, ये एमसीक्यूज़ है कि उसके अंदर ज़्यादा अच्छी होती है, अगर ना हो तो फिर हमारे पास कोई भी टेस्ट ब्लॉक्ड हो सकती है, फूड टेस्ट ब्लैंड हो सकती है या अनपल। ऑल्फैक्टरी पाथवे के बारे में, स्मेल इज परसीव्ड बाय ऑल्फैक्टरी रीजन, नोज़ के हमारे पास ऑल्फैक्टरी रीजन है, वहाँ से वो कह रहे हैं हमारे पास सबसे पहले आएगी। फिर वहाँ पे वो कह रहे हैं कि नेज़ल कैविटी में अंदर मिलियन ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रीजन में हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? अब ये रिसेप्टर्स क्या करती हैं हमारे पास, पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ द ऑल्फैक्टरी से रीच टू द म्यूकोजल सरफेस, एक्सपैंड इन द वेंट्रिकल विद द सिलिया जो इनके ऊपर होती है, वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर जो है ना वो हमारे पास रिसीव करते हैं जो भी सब्सटेंस है, वहाँ से वो ऑल्फैक्टरी सेल जो है ना वो ग्रुप इनटू ऑल्फैक्टरी नर्व, वो सेल जो है ना वो ऑल्फैक्टरी नर्व के पास जाएंगे। अब ये जो नर्व है ना ये पास करती है थ्रू क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन, ठीक है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन के पास से गुजरेगी और एंड इनटू द माइट्रल सेल ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब,
और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास जाके एंड कर देगी। वहाँ पे एक्सोन और माइट्रल सेल जो है ना ऑल्फैक्टरी ट्रैक बना देंगे, ठीक है। ऑल्फैक्टरी ट्रैक के बाद वो कह रहा है हमारे पास स्मेल जो है ना वो प्री पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स एंड अमेग्डालाइड न्यूक्लियस के पास जाएगा, ठीक है। प्री पेरिफॉर्म प्लेक्सिस, ठीक है, और कॉर्टेक्स और अमेग्डालाइड अमेग्डिला जो है ना वहाँ जाएगा। वहाँ पे ऑल्फैक्टरी जो है ना वो ऑटोनोमिक सेंस के हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके आपको सारे ये इतनी सी बात है, इसको देख लेना अच्छे से। फिर डिसऑर्डर क्या है, एनोस्मिया है, अगर बिल्कुल नहीं आ रही, अगर हाइपोस्मिया अगर कम हो गई है, या फिर पैरोस्मिया के प्री वर्जन ऑफ दिस स्मेल होगा। पर्सन इंटरप्रेट ऑर्डरली इनकरेक्टली, अच्छे से नहीं इनकरेक्ट कर पाता। दैट्स ऑल अबाउट दीज 2 चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो डिजीज से हम शुरू करेंगे। इफ यू हैव एनी करियर अपडेट नो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पेशेंस। फिर बस छोटे छोटे जो है ना वो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाकी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, में भी किसी की हेल्प हो।